वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे आखिर नेस्कैफे जेनजीज के ट्रेंड को कैसे पकड़ रहा है, और हम बात करेंगे आखिर कोर्ट ने मेटा और गूगल को क्यों समन किया है। फिर हम बात करेंगे बायजूस की, साथ ही साथ हम बात करेंगे सीएट की, फिर हम बात करेंगे स्नैपडील की और एचडीएफसी के बोनस की, साथ ही साथ जियो फाइनेंशियल री इंश्योरेंस बिजनेस में आ रहा है, हम उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है जियो फाइनेंशियल की, लेकिन उससे पहले एक टर्म मैं आपको समझा दूं, री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनीज की इंश्योरेंस। अगर मैं इसको ब्रेक करके बताऊं दो पार्ट्स में, तो देखिए, जब एक इंश्योरेंस कंपनी जैसे एलआईसी या फिर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ये किसी कस्टमर को जब इंश्योरेंस देती हैं, तो उस पर रिस्क भी होता है कि अगर कोई बहुत बड़ा क्लेम आ गया, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड या फिर कोरोना वायरस जैसा कोई बड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो वो अकेली कंपनी पूरा का पूरा पैसा नहीं चुका पाएगी। और इसी रिस्क को कम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज अपना कुछ रिस्क का हिस्सा दूसरी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी को दे देती हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं री इंश्योरेंस। अब न्यूज ये है कि जियो फाइनेंशियल और जर्मनी की एलियांज ये दोनों मिल करके इंडिया में 50-50 की पार्टनरशिप कर रहे हैं, और इस जॉइंट वेंचर में ये लोग री इंश्योरेंस को शुरू करेंगे। और इसमें जियो की जो डिजिटल रीच है और एलियांस की जो ग्लोबल इंश्योरेंस एक्सपर्टीज है, वो दोनों ही काम आएगी। और ये दोनों जनरल और लाइफ इंश्योरेंस वेंचर के लिए भी एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। एक्चुअली एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और अभी जो ये डील है बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ एलियांस का जो पुराना वेंचर है उसके बाद आया है। इंडिया की अगर हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो वो इस वक्त सिर्फ 3.7% है, जो कि जापान, साउथ कोरिया और भी कई एशियन कंट्रीज से काफी ज्यादा कम है। तो अभी इंडिया के अंदर इंश्योरेंस का जो बूम है, मुझे लगता है वो आने वाला है। साथ ही साथ अगर हम वेंचर की बात करें तो वेंचर को काम शुरू करने के लिए अभी भी रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने होंगे। बट जियो फाइनेंशियल जिस तरफ बढ़ रहा है ना, मुझे थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आते जा रहा है। बस प्रॉब्लम है वैल्यूएशंस की। अगली बिजनेस न्यूज है एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक ने पहली बार 1:1 का बोनस इशू अनाउंस किया है, मतलब कि हर एक शेयर के बदले आपको एक एक्स्ट्रा फ्री शेयर मिलेंगे। साथ ही साथ ₹5 का स्पेशल इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया गया है, और इस बोनस की रिकॉर्ड डेट 27 अगस्त 2025 है और डिविडेंड के लिए 25 जुलाई 2025 की डेट है। अब अगर हम फाइनेंशियल्स की तरफ चले, क्योंकि रिजल्ट आया है, तो Q1 FY26 में बैंक का प्रॉफिट 18,155 करोड़ रुपीस रहा, जो पिछले साल से 12.24% ज्यादा है। और वहीं पे अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, यानी कि बैंक ने टोटल इंटरेस्ट से पैसा कितना कमाया है, यानी कि बैंक जो लोन देती है उससे जो रुपए आते हैं इंटरेस्ट में, और फिर जो बैंक एफडी या फिर सेविंग पे इंटरेस्ट देती है, उन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम आता है। शॉर्ट में समझाऊं तो नेट कितना रुपया बैंक ने इंटरेस्ट के जरिए कमाया, तो वो 5.4% बढ़कर 31,493 करोड़ रुपीस हुआ। हालांकि मुझे ये 5.4% का फिगर उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक के लिए मिनिमम 6-7-8% का एनआईआई तो होना ही चाहिए था। बट कोई नहीं, बैंक जैसा भी परफॉर्मेंस करे उसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर हम शेयर्स की बात करें तो बैंक के शेयर्स 1957.40 रुपीस पर क्लोज हुए, और मार्केट कैप भी 15 लाख करोड़ के ऊपर तक पहुंच गए। अगली न्यूज है स्नैपडील की। स्नैपडील की पेरेंट कंपनी एस वेक्टर ने सेबी के पास कॉन्फिडेंशियल आईपीओ पेपर्स फाइल किए हैं, और कंपनी अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के मेन बोर्ड पर लिस्ट करने की प्लानिंग में है। अगर हम एस वेक्टर की बात करें तो एस वेक्टर के पास स्नैपडील के अलावा यूनिकॉमर्स और स्टेलर ब्रांड्स जैसे बिजनेसेस भी हैं। और यूनिकॉमर्स की बात करें तो यूनिकॉमर्स ऑलरेडी 2024 में ही स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो चुका है, लेकिन ये जो आईपीओ आ रहा है ये कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग की तरह है। और कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग से क्या फायदा होता है कि कंपनी आईपीओ डिटेल्स पब्लिक न करते हुए 18 महीने तक फ्लेक्सिबल प्लानिंग कर सकती है। और कई सारी फेमस कंपनीज है जिन्होंने इस रूट से आईपीओ में फाइलिंग की है, जैसे अगर हम इधर बीच की बात करें तो स्विगी को देख लो, आप बोट को देख लो, या फिर फिजिक्स वाला को भी आप देख सकते हो। और जब मैंने बोट का नाम लिया तो मुझे याद आया, मैंने कल की न्यूज में कवर किया था कि अमन गुप्ता की कंपनी
कोट उसका खेल खत्म भी हो सकता है, क्योंकि एक जापानीज कंपनी है जिसने इंडिया में एंट्री ले ली है और उस कंपनी की रेप्यूटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो ऊपर आई कार्ड में वीडियो है, वो वीडियो आप जरूर देखना। अगली बिजनेस न्यूज है मेटा और गूगल की। ईडी ने मेटा और गूगल के ऑफिशियल्स को इल्लीगल ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 जुलाई को समन किया है। ईडी ये जानना चाहता है कि इस तरीके के इल्लीगल बेटिंग एड्स उनके प्लेटफॉर्म्स पर कैसे चल रहे हैं, और मैंने पर्सनली भी ये देखा है कि फेसबुक और गूगल पर इस तरह के एड्स चल रहे हैं, और यूट्यूब पे तो कुछ लोगों ने डायरेक्ट लीकर की मार्केटिंग भी कर रखी है जो कि पूरी तरीके से इल्लीगल है। तो मैंने रिपोर्ट तो किया था, बट मुझे नहीं पता यूट्यूब या फिर गूगल उसको किस तरीके से ले रहा है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है मुझे कोई भी मेल रिसीव नहीं हुआ कि हमने उस वीडियो को डाउन कर दिया है। हालांकि कई सेलिब्रिटीज भी हैं जो जांच के दायरे में हैं, और सेलिब्रिटीज से याद आया, इसी जांच के दायरे में उर्वशी रौटेला, सोनू सूद और युवराज सिंह जैसे क्रिकेटर्स वो भी इस तरीके के स्कैम में शामिल हैं। ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, वो वीडियो आप जरूर देखना। और दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी धोनी स्टार्टअप स्कैम की, उसका भी लिंक मैंने ऊपर कार्ड पे दिया हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। और प्रॉब्लम अभी सिर्फ यहां तक नहीं है, मेटा ने एक और बहुत ही बड़ी गलती की थी। एक एक्ट्रेस का देहांत हुआ था और उस देहांत के ऊपर सीएम सिद्धारमैया ने कुछ कमेंट किया था, कुछ अपना खेद व्यक्त किया था, और मेटा ने उसको इनकरेक्टली ट्रांसलेट कर दिया, और उस ट्रांसलेशन का मतलब ये था कि सीएम सिद्धारमैया की मौत हो गई है। तो बहुत इस पे बवाल उठा था, और गवर्नमेंट ने बोला कि उसको टेम्पोरली ऑफ कर दिया जाए। जो कनाडा वाला ट्रांसलेशन है उसको बंद करवा दिया था मीडिया ग्रुप ने, जो सीएम के साइड से मीडिया ग्रुप है उन्होंने। तो प्रॉब्लम्स चल रही है मेटा के साथ, देखते हैं कब तक सही हो जाती हैं ये सारी चीजें। अगली बिजनेस न्यूज है सीएट की। सीएट अपने चेन्नई प्लांट का एक्सपेंशन कर रहा है, क्योंकि एसयूवीज की जो डिमांड है ना वो बढ़ते जा रही है, साथ ही साथ हैवी टायर्स भी बनाना है, तो सीएट को एक्सपेंशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 70 लाख पर ईयर है, यानी कि 70 लाख टायर्स हर साल सीएट बनाता है। यानी कि सीएट के पास जो कैपेसिटी है वो उस कैपेसिटी का 80% यूटिलाइजेशन ऑलरेडी कर रहा है, और डेली 30,000 टायर्स बनाने का टारगेट है सीएट का। और इसके लिए जो कैपेक्स प्लान किया गया है वो 420 करोड़ रुपए का किया गया है, और इसमें मोस्टली इंटरनल पैसों का ही यूज होगा। सीएट कहीं से भी एक्सटर्नल फंडिंग लेने की उम्मीद नहीं कर रही है। वहीं पे अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो Q1 में 230 करोड़ खुद के फंड से इन्वेस्ट किया था, और 114 करोड़ रुपीस का डेप्ट भी कम किया था कंपनी ने। अब इस वक्त डेप्ट कम करने के बाद टोटल जो डेप्ट है वो 1810 करोड़ रुपीस का है, और कंपनी डेप्ट को कंट्रोल में रखते हुए एक्सपेंशन कर रही है। ये चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। तो सीएट और एमआरएफ ये दोनों कंपनीज टायर में मुझे तो पसंद है, बट आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत करना बिना खुद की रिसर्च किए हुए। अगली बिजनेस न्यूज है नेस्कैफे की। जेनजीज की कॉफी हैबिट्स बदल रही हैं, और नेस्कैफे ने इस ट्रेंड को बहुत ही जल्द पकड़ लिया, और अब सिर्फ सुबह की गर्म कॉफी नहीं, नेस्कैफे लाया है एस्प्रेसो कंसंट्रेट, जिससे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। चाहे तो आप दूध के साथ यूज करो, लेमोनेड यूज करो, या फिर पानी के साथ भी आप ले सकते हो। और कंपनी इस प्रोडक्ट को ऑल डे ड्रिंक और अल्कोहल अल्टरनेटिव बनाना चाहती है, और इस चीज के लिए कंपनी ने ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग भी शुरू कर दी है। अगली बिजनेस न्यूज है बायजूस की। बायजूस पर $533 मिलियन छुपाने का आरोप लगा है, और अब फाउंडर्स ने ग्लास ट्रस्ट पर $2.5 बिलियन का डिफॉर्मेशन केस भी फाइल करने की बात कर दी है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लास ट्रस्ट ने कुछ बायजूस को बोला, और अब बायजूस उनके ऊपर डिफॉर्मेशन केस चलाने की बात कर रहा है। हालांकि ग्लास ट्रस्ट का कहना है कि ये सब सिर्फ अटेंशन पाने का तरीका है बायजूस का, क्योंकि अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो कोर्ट ने लगातार उनको दोषी पाया है। अब वहीं पे बायजूस का कहना है कि किसी भी कोर्ट ने अभी फाइनल डिसीजन नहीं दिया है, और हम हायर कोर्ट में भी अपील कर रहे हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि ये तो यूएस केस की बात चल रही थी, इंडिया के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट में CIRP केस चल रहा है, और बायजूस के तरफ से ये कहना है कि अब तक किसी भी कोर्ट ने उनको गिल्टी नहीं माना है, और अगर आप इस तरीके से स्टेटमेंट दोगे तो हम आपके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस डालेंगे ही डालेंगे। और अब इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।